वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है मनी। मनी हिंदी में पैसा कहते हैं। बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कई डिस्प्यूट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसी की वजह से होते हैं। लेकिन मैं मनी को आपके इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि मनी जनरली हम जब शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में करेंसी ही आती है, जो पैसे के नोट होते हैं हमारे। लेकिन मनी इकोनॉमिक्स में कई बार इससे कहीं ऊपर होती है। थोड़ा सा हमारे को अपना जो सोच है, होराइज़न है, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। मनी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है मॉडर्न टाइम की। इससे पहले क्या होता था, जब करेंसी नोट नहीं होते थे, ब्रिटिशर आए हैं और मुझे लगता है 1850 के करीब, थोड़ा सा इससे पहले करेंसी, मॉडर्न करेंसी इंडिया में शुरू हुई और बाकी जगहों पे थोड़ा सा पहले हो सकती है। कहते हैं कि शायद पहली बार चाइना में पेपर करेंसी यूज़ हुई थी, कोई पेपर का इन्वेंशन भी वहाँ हुआ था। अब तो उससे पहले क्या होता था, लोग कैसे करते थे जब करेंसी नोट नहीं होते थे, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती थी। पहले कॉइन होते थे, लेकिन इस टाइप से आज के लेवल पे जितनी ज़्यादा करेंसी होती उतनी नहीं होती थी। करेंसी पेपर नोट तो होते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो उससे पहले बार्टर एक्सचेंज होता था। बार्टर एक्सचेंज क्या होता था? इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल। जब पहले के ज़माने में, बहुत मतलब मैं हज़ारों साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, उस समय में लोगों की जो नीड्स थी ना, वो बहुत ही सिंपल होती थी। खेती करनी है, लोग रहते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे। आज के ट्राइबल पीपल वही हैं जो बहुत पुराने होते थे और एक झुंड में रहा करते थे, कम्युनिटी बना के रहा करते थे। लेकिन जैसे कि जैसे साथ इंसान तरक्की करता गया, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत बढ़ती गई। इकॉनमी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है आज की, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारे आसपास हैं और हम ख़रीदते हैं। अगर हम अपने घर में ही बैठे हों कमरे में और देखें, कितने टाइप के प्रोडक्ट हमारे कमरे में पड़े होंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, इस ज़रूरत से पहले ये बार्टर एक्सचेंज होता था। ये होता क्या है, बार्टर एक्सचेंज का मतलब गुड्स के लिए गुड्स देना, करेंसी का कोई नहीं। मेरे को जूते बेचने हैं और आपको अपनी बेडशीट्स बेचनी है, हम ये दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा करो भाई, ये मेरे शूज़ के पेयर हैं, आप मुझे 2 चादरें चाहिए। ये जब एक्सचेंज हुआ तो इसको बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, गुड्स का गुड्स के लिए एक्सचेंज। आज क्या होता है, मान लीजिए किसी को शूज़ ख़रीदने हैं तो मुझे पैसे देगा, मैं उसे शूज़ दे दूँगा। गुड्स के लिए मनी एक्सचेंज होती है। जहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज होना गुड्स का और पैसा इन्वॉल्व ना हो, उसको बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए फार्मर अपनी वीट देता है और वीवर से क्लॉथ ले लेता है, तो ये बार्टर एक्सचेंज हुआ। अभी रेड में जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये लिखा हुआ है कि डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंट क्या होता है, जो दो ऐसे इवेंट एक जगह में रैंडमली हो जाएं, एग्जिस्ट करें। बार्टर सिस्टम तभी काम करेगा जब दो लोगों की वांट्स, ज़रूरतें एक ही समय में मिल जाएं, और ये होना आज में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, बायर और सेलर की दोनों की वांट्स मिल जाएं, आज ये रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मेरे पास शूज़ हैं, अब मेरे पास शूज़ हैं और अब मेरे को इसको, अब मैं कहाँ जाऊँ? आप शूज़ की शॉप में भी जाते हो हैं, आपको यहाँ आप याद रखिएगा, मुझे मान लीजिए इकोनॉमी इतनी है और मनी ना हो, हम सोच सकते हैं कि क्या होगा। मैं शूज़ लेके जाऊँ किस पर? शूज़ की दुकान पर, पता नहीं वो मेरे से ले ना ले, और फिर जो मुझे रिटर्न में चाहिए वो मुझे दे पाए ना पाए, क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत मुश्किल है कि दोनों बायर्स और सेलर की वांट्स मिल जाएं। अभी मैं पैसे लेके जाऊं, शूज़ ख़रीद लूँ, उसके बाद
जिसको मैंने पैसे दिए उसको कब क्या ख़रीदना है अपने मज़े से वो ख़रीदेगा। यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार्टर तभी काम करेगा। और कोई सी चीज़ है, मान लीजिए वीट है, आप ऐसी कोई सब्जियां बेच रहे हैं। अब आपको लेकिन आप सब्जियां बेचते हैं, लेकिन आपको आपको घर के लिए चादर चाहिए। अब ऐसा आदमी ढूंढो जो सब्जियां ले ले आपसे और आपको उसके बदले चादर दे दे। ये बहुत मुश्किल है ढूंढना। इकॉनमी जितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और जितना हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इसीलिए बार्टर सिस्टम तब काम करता है जब डुअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। देखिए, मैंने आपको बार्टर एक्सचेंज के बारे में अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दी। ये लिमिटेशन है, ये पॉइंट्स जो है ना 4, इनको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो ये लिमिटेशंस हैं मनी के, यही एडवांटेज है जो इन लिमिटेशंस को ठीक करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ए कैन एक्सचेंज विद गुड ओनली व्हाट ए हैज़, व्हाट बी हैज़ और व्हाट बी वांट। मतलब जैसे एग्जांपल दिया था कि आपको शूज़ बेचने हैं और दूसरा सब्जी बेच रहा है, 2 बंदे हैं। अब इन दोनों को ऐसा इंसान ढूंढना है कि कोई इनकी सब्जी ले ले और शूज़ देने को रेडी हो, क्योंकि इनको एक को शूज़ चाहिए, एक को सब्जी चाहिए। तो ये ढूंढना इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में बहुत मुश्किल है। मनी होती तो सीधा गए, जाके पैसे दिए, जिसको जब जहाँ खरीदना जब खरीदना है वो मिल जाता है। अब ये जो होता है दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन बार्टर एक्सचेंज ऑल कमोडिटी सारी इक्वल नहीं होती। जैसे मान लीजिए सब्जी और एक शूज़ बेचने वाला, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एक शूज़ के पेयर में कितनी सब्जी मिलेगी? कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं मेजर का। कोई कुछ डिसाइड कर लेगा, कोई कुछ डिसाइड चल लेगा, तो किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, कई बार किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई रेशियो नहीं है। आज जर्नली एक बहुत बेसिकली तो फिर भी डिसाइड हो ही सकता है कि नॉर्मल शूज़ 400-500 रुपये के नॉर्मल शूज़ आ जाते हैं, तो 500 रुपये की कितनी सब्ज़ी आनी चाहिए, इसका कुछ अंदाज़ा तो है। शुरुआत में अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेजर नहीं है, मनी नहीं है, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर थर्ड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। आप ये देखिए कि बार्टर एक्सचेंज में आप आज के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं जो टाल दी जाती हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को टाल सकते हैं, फ्यूचर में आप वो पेमेंट दे सकते हैं। बार्टर एक्सचेंज में ये पॉसिबल नहीं है। आप कैसे कहोगे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई वीट है, एक फार्मर वीट दे रहा है और आप शूज़ बेच रहे हो। आप कहोगे कि आप शूज़ ले लो और मुझे वीट दे देना तब, लेकिन फ्यूचर में आप मुझे, जैसे आजकल कई बार होता है क्रेडिट पर आपको सामान मिल जाता है, जैसे कि आपका कई लोग जैसे होता है ना कि महीने के एंड में जाके पैसे देते हैं डेयरी वाले, दूध वालों से, कई बार कईयों का चल रहा होता है हिसाब। तो इसमें क्या होता है कि आप डेफ़र कर सकते हो, टाल सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। अब आप मेरे केस में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वीट और शूज़ का, मैं कहता हूँ कि आप ये शूज़ रख लीजिए और मेरे को 1 महीने बाद वीट दे दीजिएगा। बट 1 महीने बाद उस क्वालिटी का वीट मेरे को मिल पाएगा जो मैंने जिस पे बात हुई थी? ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि वो मेरे को बेकार क्वालिटी का वीट दे दे, जिस क्वालिटी पे मैं एग्री हुआ था वो मुझे ना मिले। फिर इस पे कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए मनी ना होने की वजह से, बार्टर एक्सचेंज होने की वजह से, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको एक शब्द हम ये कहते हैं, मुश्किल है। डेफर्ड पेमेंट करना मुश्किल है। और फोर्थ पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखना मुश्किल हो जाता है बार्टर एक्सचेंज। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं, अब आप कितना गेहूँ स्टोर करेंगे? ख़राब हो जाएगा। वो एज अ वेल्थ में नहीं, मनी के फॉर्म मनी होती तो मनी में उसको सेव कर सकते हैं। कितना लंबा रख लीजिए, करेंसी नोट कभी ख़राब नहीं होंगे और कभी उनकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ अगर हो भी जाती है तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं ना, उसमें इस तरीके से वो ख़राब तो नहीं होती। और 5वां है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
अब ये डिसाइड करने वाली बात है कि मान लीजिए आप शूज़ प्रोड्यूस करते हैं, और अब शूज़ आप प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी डिविजिबिलिटी मतलब भी कितने शूज़ हों। अब मान लीजिए आपको थोड़ी ही चीज़ ख़रीदनी है, तो आप एक पेयर तो शूज़ कोई ख़रीदेगा नहीं आपसे, आपको पूरा ही बेचना पड़ेगा। अब आपको मान लीजिए आपको एकदम से ज़रूरत पड़ गई कि आपको आटे की ज़रूरत पड़ गई। अब आटा जो है वो आपको मिल जाता है, 5 किलो आटा मिल जाता है मान लीजिए एक पेयर शूज़ में। आपको चाहिए ही 1 किलो, ख़राब हो जाएगा, आपको चाहिए ही इतना। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि चलो ऐसा करते हैं, मैं एक शूज़ बेच देता हूँ और फिर मैं 2.5 किलो ही ले लेता हूँ आटा। ये नहीं हो सकता बार्टर एक्सचेंज में, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। इसीलिए ये 5 पॉइंट जो हैं ये लिमिटेशन से इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि यही मनी की एडवांटेज आएगी। कहीं पर वो ऐसे पूछ लेते हैं कि मनी की एडवांटेज क्या है, तो उसमें ही आपको हेल्प करेगा। फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी को हम दो में पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में जो उसके सबसे प्राइमरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट में अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और वो वैल्यू लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सेकेंडरी फंक्शन हुए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यही है जो हमने लिमिटेशन समझाई है बार्टर एक्सचेंज की, वो ही मनी उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर देती है और वो सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर देती है। वो ही मनी के फंक्शंस हैं। तो इसलिए इस पावर पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को आपको याद करना चाहिए। मनी जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो है, आप अभी मैं आपको इसके बारे में मनी सप्लाई बताता हूँ तो वाला डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा था कि मनी जो है करेंसी से कहीं ऊपर होती है। मनी ने कैसे ओवरकम किए हैं बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक, ये वही 4 पॉइंट फिर से डिस्कस हो रहे हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी बहुत अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको पैसे मिलते हैं, आप सामान दे देते हो, कोई टेंशन नहीं। आपको दूसरी आपकी वांट वाला आपको सामान मिलेगा, ऐसा कोई बंदे को ढूंढना जिसको शूज़ चाहिए और वो आपको बदले में सब्ज़ी देने को राज़ी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ़ वैल्यू बहुत आसानी से हो जाती है। बेसिकली हमें पता है कि अगर आप मान लीजिए आटा 35 रुपये किलो है, तो एक एवरेज रेट हमें पता है। लेकिन अगर कोई मनी नहीं होगी तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई 1 किलो वीट कितने में बिकेगा। उसके लिए 2 शूज़ के पैकेट, 2 शूज़ चाहिए होंगे पेयर। क्या साबुन वो 1 या 2 साबुन के इक्वल होगा, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। मनी में आप आराम से अपने पैसे को स्टोर करके रखिए, सालों बाद भी उसको निकालेंगे तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से कई बार थोड़ी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आप फार्मर हैं आप, तो आपके पास सब्जी या वीट जैसी कोई भी चीज़ आप क्रॉप उगाते हैं तो आप इसको लंबा नहीं रख सकते। कितना स्टोर कर रखेंगे, ख़राब हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में भी रखेंगे तो एक लिमिट होती है, कीड़े पड़ जाएंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब मनी में आप आराम से डेफर्ड पेमेंट करते हो। एक्सपोर्टर होते हैं जो, वो अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं और उनको पेमेंट बाद में आती है। लोन दिए जाते हैं, आपका एसेट रख लेते हैं और आपको कहते हैं कि इतने साल में आपको लोन वापस करना है। ये सब मनी के थ्रू ही हो पाता है। नॉर्मली ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। एक डेरिवेटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक एसेट होता है, नीचे अंडरलाइंग एसेट होता है, उस पर एक डेरिवेटिव बनता है और बाद में एग्री करते हैं दोनों पार्टी कि हम इस पर्टिकुलर आज के रेट पे इसको बेचेंगे। बेसिकली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। डेफिनेशन तो इसकी ये होती है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। सर्कुलेशन में जितनी मनी है ना, एक
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं इकोनॉमी में। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई के ना कुछ फीचर्स होते हैं, और उससे पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि मनी सप्लाई से ही आप समझेंगे कि असल में मनी सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं होती। मनी इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन मनी की थोड़ी सी ब्रॉड होती है। इसका पहला फीचर ये होता है कि जो मनी सप्लाई होती है ना, उसमें हम कंसिडर करते हैं मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। और यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है सिग्निफाइज मनी यूजिंग क्लास। पब्लिक का मतलब हुआ मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल और बिजनेस। ये लोग मनी यूज़ करते हैं ना, ये मनी जनरेटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता, बैंकिंग और गवर्नमेंट को। क्योंकि जो गवर्नमेंट अपने पास पैसा रखती है ना, अपने रिज़र्व में रखती है, आरबीआई रखता है, वो सर्कुलेशन में नहीं आता। इन लोगों के पास जब पैसा चला जाता है तो वो सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है। यहाँ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम जनरली आरबीआई मैटर करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। और दूसरा फीचर ये है कि एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया जाता है, ओवर द पीरियड किया जाता तो इसको फ्लो कहते हैं, लेकिन ये स्टॉक कंसेप्ट है। अब आपको जनरली ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई 4 मेजर्स लिखिए मनी सप्लाई के। तो ये जो 4 बॉक्सेस स्क्वायर बने हैं ना रेड, ये होते हैं मनी सप्लाई के अलग अलग फीचर्स। तो सबसे पहला मनी सप्लाई M1 जिसको हम कहते हैं। M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी कॉइन पब्लिक के साथ पास जो होते हैं, है ना, जो हमको लगता है कि ये मनी सप्लाई होता है, नहीं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स भी हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं। कमर्शियल बैंक यही जो PNB SBI ये सब बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं। तो इनके पास आपको याद है लोग FD कराते हैं, टाइम डिपॉजिट कराते हैं। FD तो हमने नाम बहुत सुना हुआ है, वो भी मनी में आता है और वो M1 की कैटेगरी में आता है। मनी सप्लाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। अदर डिपॉजिट्स, RBI के पास कुछ और डिपॉजिट्स भी बैंक के होते हैं। दूसरा M2 होता है। M1 जो पहला बॉक्स था प्लस सेविंग डिपॉजिट्स। आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी एक तो उसका काम ये लेटर वेटर देना है, डील करना है, और उसमें भी लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं। वहाँ पे भी लोग अपनी एफडियाँ कराते हैं पोस्ट ऑफिस में। उसको जब भी आप इंक्लूड कर देते हो M1 में तो M2 आ जाता है। M3 क्या होता है? M3 होता है जब M1 में टाइम डिपॉजिट को प्लस कर देते हो जो बैंक में कराते हैं। देखिए, एक तो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट होते हैं। टाइम डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है और आप उसको फिर तब उस टाइम के बीच में तोड़ नहीं सकते हो। एफडी को आप फिर भी बीच में तोड़ सकते हो, और अगर आप तोड़ सकोगे, अगर आप टाइम डिपॉजिट को तोड़ाते हो तो बहुत हैवी पेनल्टी लगती है। M4 होता है M3 में जब आप टोटल डिपॉजिट्स, सेविंग, करंट और अलग अलग टाइप के डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो भी ऐड कर दें अगर M3 में, तो M4 बनता है। ये रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रट्टा मार लीजिए बुक में से, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। अब ये जो मैंने मोस्ट लिक्विड लीस्ट लिक्विड लिखा ये है क्या? मोस्ट लिक्विड जो होता है वो मतलब M1 मोस्ट लिक्विड इसलिए है, लिक्विड मतलब जो फटाफट आपके काम आ जाए ट्रांजैक्शन करने में। तो ये मोस्ट करेंसी गए, फटाफट पैसा लिया और जाके कर दिया। जो फोर्थ है उसमें डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं, जिनको कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है। आपको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ एप्लीकेशन भी लिख के देनी पड़ सकती है, फिर वो आपकी एफडी तोड़ेंगे, वो अकाउंट में आएगी, आप विड्रॉ करोगे, फिर आप कुछ ख़रीदोगे। तो ये लीस्ट लिक्विड होता है। ये लिक्विडिटी घटती जाती है M1 से M4 तक। और अब एक और लास्ट जो कंसेप्ट रह गया है मनी में, वो है हाई पावर्ड मनी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मनी है। यही मनी डिसाइड करती है कि मनी सप्लाई असल में कितनी होगी। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। ये वाली मनी जो होती है ना, जब भी हमने मनी सप्लाई के फ़ीचर्स की जो अभी हमने पढ़े थे, उसमें बोला था कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। और इसमें मनी जनरेटिंग सेक्टर नहीं, मनी यूजिंग सेक्टर होता है जो मनी को यूज़ करता है। जनरेटिंग सेक्टर आरबीआई के पास पावर होती है ना उसके एक्ट के थ्रू कि वो करेंसी छापता है। मनी आरबीआई मतलब गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
ये होती है जो मनी प्रोड्यूस की जाती है आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। मनी प्रोड्यूस बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, क्योंकि जो पब्लिक के पास करेंसी होती है वो यही तो प्रोड्यूस करते हैं, आते हैं ना, ये जो पैसा छापा जाता है आरबीआई ही करता है। और दूसरा होता है कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई, विद द बैंक्स, सॉरी विद द बैंक्स, कैश रिजर्व्स विद द बैंक। अब मैं आपको ये बता दूँ ये कैश रिज़र्व क्या होता है। बैंक्स को ना अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट जो होता है वो बैंक्स के साथ रखना होता है, बैंक के पास रखना होता है। तो क्या होता है कि वो जो बैंक के पास कैश रिज़र्व पड़े होते हैं और जो करेंसी पब्लिक के साथ होती है, इन दोनों को जब आप मिला लो तो हाई पावर्ड मनी होती है। इसको मॉनेटरी बेस भी शब्द कहा जाता है और इसी के बेसिस पर और मनी क्रिएट की जाती है इकोनॉमी में। थैंक यू। अब जो है ये मनी का ख़त्म हुआ, और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट लिखिएगा। किसी चीज़ पे अगर आप मेरी वीडियो में किसी चीज़ से एग्री ना करें तो ज़रूर लिखिएगा ये चीज़ गलत है, गलती हो गई, ये मैं सही नहीं समझा रहा, मैं भी अपने आप को ठीक कर लूँगा। क्योंकि ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं जनरली डिस्कशन के लिए बनाई जा रही है, ये नहीं है कि मुझे इन सब पे मास्टरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल की कोशिश करता हूँ इकोनॉमिक्स समझाने की, क्विक रिवीजन के लिए, पेपर से पहले काम आ जाए, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। सो थैंक यू। अगला वीडियो मेरा कमर्शियल बैंक्स पे होगा और उसके बाद सेंट्रल बैंक पे होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।